हेलो एवरीवन, मैं हूं नैना और आप सभी का स्वागत है हमारे साईं बाबा एजुटेक चैनल पर। आज जो हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाऊंगी इंग्लिश लैंग्वेज के। तो इंग्लिश के मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का ये सेशन रेडी किया है आप लोग के लिए। ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आया करेंगे। तो डियर, क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी को मैं ये बता देना चाहती हूँ कि हमारा जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, तो आप वहाँ से प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और कई सारे फीचर्स का फ़ायदा वहाँ पर आप उठाइए। ठीक है। अब पढ़ाई से संबंधित दूसरी बात मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वो ये है डियर कि मार्केट में कई सारी बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन कई सारी बुक्स मैंने जो देखी हैं तो उसमें आंसर्स गलत हैं। इवन जो लिटरेचर की बुक्स मार्केट में आ रही हैं, प्रैक्टिस सेट जो मार्केट में आ रहे हैं, उनमें बहुत सारी जगह पे जो है आंसर गलत दिए गए हैं। अब हमें कैसे पता चलता है कि इसका आंसर गलत दिया गया है? क्योंकि हमारे पास पर्टिकुलर उस चीज़ की एक ऑथेंटिक बुक होती है। जब हम उस बुक में से कोई भी प्ले या कोई भी हम कुछ भी नोवेल वगैरह हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम रहता है कि इसमें स्टार्टिंग में क्या हुआ, इसमें किस कैरेक्टर का क्या रोल था, क्या एंडिंग रही, क्या थीम रही, तो ये हमें मालूम होता है। लेकिन जब हम मार्केट में आने वाली उन लोकल बुक्स को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे ये आंसर बिल्कुल गलत दिया गया है। आप जैसे कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं डियर, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो मार्केट में अच्छी पब्लिकेशन को देख के वो बुक परचेज़ कर लेते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि उनको वही का वही आंसर वो रट लेते हैं कि अरे यार इसका आंसर ये है तो फिर यही होगा, और एग्ज़ाम में बाई चांस वो आ भी जाए तो वो वही गलत आंसर टिक करके खुश हो जाते हैं। फिर जब मार्क्स कम आते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं हमारे नंबर क्यों कट गए, कहाँ पे गलती हो गई। तो डियर, मार्क्स कटने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी है। तो मेक श्योर कि आप जिस कंटेंट से पढ़ रहे हो वो सही होना चाहिए, उसके पीछे की एक मेहनत होनी चाहिए। जैसे कि साईं बाबा एजुटेक की पूरी टीम जो भी आपके सामने परोसती है, उसके पीछे वो बहुत मेहनत करती है, एक एक चीज़ के पीछे वो चीज़ों को पढ़ती है, ढूंढती है। जब तक वो खुद संतुष्ट नहीं हो जाते, आपके सामने हम लोग कोई भी चीज़ नहीं रखते हैं। इसलिए आप हम पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि डियर हम भी कभी एस्पिरेंट थे, हम भी कभी तैयारी करते थे, हम भी कभी पढ़ाई करते थे, हम भी स्टूडेंट रहे हैं, हम भी उस दौर से गुजरे हैं। क्योंकि अगर हमें आपको कुछ सिखाना है तो हमें सीखना ज़रूरी था। ठीक है। तो चलिए डियर, स्टार्ट करते हैं अपने आज के प्रीवियस ईयर के सेशन को। ये सेशन सभी एग्जाम में, जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि हिंदी और इंग्लिश जो भाषा होती है डियर, वो सभी में सिलेबस कॉमन रहता है। इसलिए बिल्कुल ये मत सोचना कि हम ये नहीं पढ़ें, हम वो नहीं पढ़ें। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप सबके लिए ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, चलिए लेट्स बिगिन। लास्ट पार्ट जो मेरा था वो कंप्लीट हुआ था, ये उसका अगला पार्ट है। अगर आपने वाला पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ से इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 27 जो है हम उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 27, ये क्वेश्चन जो है डियर, ये आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ये मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये PEB ने अपने गत वर्षों में पूछा है। चलो पहला देखो, चूज द मोस्ट सुटेबल डिटर्मिनर फॉर द गिवन सेंटेंस। अब आपको एक सेंटेंस दिया गया है और आपको उसके लिए सुटेबल डिटर्मिनर का चुनाव करना है। ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको ये पार्ट 1 में भी बताया था कि ये प्रैक्टिस जो सेशन है ये प्रीवियस ईयर का, मैं इसमें डिटेल नहीं बताऊंगी। जैसे कि मैं डिटर्मिनर जो है मैं इसकी डिटेल अभी यहाँ नहीं बताऊंगी। इसकी पूरी डिटेल जो है डियर वो लेक्चर वाइज दी जाती है। तो अगर आपको इनकी डिटेलिंग चाहिए कि डिटर्मिनर के रूल्स क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स होते क्या हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, कहाँ नहीं होते, इनके अपवाद क्या होते हैं, तो डियर उसके लिए आपको मुझे एप्लीकेशन पर ज्वाइन करना पड़ेगा जहाँ मैं लाइव क्लासेस लेती हूँ। और वहाँ पे मैं आपको इन सारी ग्रामर के जितने भी पॉइंट्स आते हैं, मैं आपको वहाँ एक एक चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ाती हूँ, तो आपको कोई भी डाउट बचता ही नहीं है। ठीक है, चलो। इज़ देयर डैश लेटर फॉर मी इन द बंच ऑफ लेटर्स यू आर होल्डिंग। सबसे पहले इंग्लिश अगर पढ़नी है तो हिंदी ट्रांसलेट करना बंद कर दो। ठीक है। इज़ देयर डैश लेटर, अब वो ये पूछ रहा है भाई कि आपके पास जो ये बंच है चिट्ठियों का, क्या उसमें से डैश, ठीक है, मतलब डियर एक पोस्टमैन है, ठीक है, अब वो खड़ा हुआ है तो एक व्यक्ति उससे पूछता है कि आपके पास जो ये बंच है क्या उसमें से मेरे लिए कोई लेटर है। तो कोई के लिए अपन क्या लगाएंगे, एनी लगाएंगे। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखो कि सम और एनी जो होते हैं डिटर्मिनर्स के फॉर्म में, हमने सम और एनी कई बार पढ़े हैं। तो सम और एनी में जो सम होता है वो हमेशा पॉजिटिव सेंस वालों के साथ लगता है, एनी जो होता है वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के साथ लगता है। ठीक है, क्या आपको ये पता था कि सम और एनी में ये छोटी बारीकी होती है? ऐसी ही बहुत सारी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी, उसके लिए मुझे एप्लीकेशन पे जल्दी से ज्वाइन कर लो और बेहतरीन तैयारी कर लो। 1 महीने में पूरा मज़ा आ जाएगा
आने वाले जितने भी एग्जाम है सबकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 एनी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रोग्रेसिव टेंस। डियर, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। अब आपको एक सेंटेंस दिया गया है और आपको उसमें जो है वो बेस्ट सुटेबल प्रोग्रेसिव टेंस यूज़ करना है। माई नेबर्स डैश अस एवरी डे। देखो डियर, यहाँ पे नेबर नहीं है, यहाँ नेबर्स यानी कि बहुवचन फॉर्म दी है, प्लूरल फॉर्म दी गई है। तो आप सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर ए को पिक्चर से हटा दो। क्यों हटा दो? क्योंकि इस जो होता है वो सिंगुलर के साथ लगता है। ट्रबल हटा दो, क्यों? क्योंकि प्रोग्रेसिव में हमेशा वर्ब में आईएनजी लगती है, तो ये ध्यान रखो कि ये वाला जो होता है वर्ब में आईएनजी के साथ बनता है। फोर्थ ऑप्शन हटा दो। सेकंड ऑप्शन भी हटा दो, क्यों? क्योंकि वर्ब में आईएनजी तो लग रही लेकिन आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी। सो हमारे पास आंसर क्या निकल के आता है? थर्ड वाला, माई नेबर्स आर ट्रबलिंग अस एवरी डे। हमारे पड़ोसी हमें डेली परेशान कर रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the appropriate preposition to complete the sentence. The cat jumped dash the table. काफ़ी बार पढ़ा होगा आपने, jumped off पढ़ा होगा डियर, तो बिल्कुल इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 jumped off। जो है बिल्ली वो काय पे कूदी डियर? टेबल पर कूदी। ओके, नेक्स्ट, स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। भाई एक ये लंबी सी लाइन दी गई है और आपको एरर ढूंढना है। ऑलराइट, व्हेन शी स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास शी वॉज द हैप्पियर गर्ल इन सॉरी, शी वॉज द हैप्पियर गर्ल इन आवर नेबरहुड, ठीक है। देखिए डियर, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम जो है वो बैक टू बैक क्वेश्चन कराती जा रही हैं, जल्दी जल्दी आंसर बताती जा रही हैं। तो देखो डियर, मैं टाइम वेस्ट करने में बिल्कुल बिलीव नहीं रखती। मैं चाहूँ तो मैं एक क्वेश्चन पढ़ा दूँ, फिर मैं आपसे 15 मिनट बातें करूँ, लेकिन मुझे पता है कि बहुत से बच्चे उसमें ऐसे भी हैं जो अभी ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं या ऑलरेडी वो अपने घर पे काम कर रहे हैं और फिर भी वो मेरी क्लास देख रहे हैं। तो मुझे सबके समय का ध्यान रखना होता है। मुझे अपनी कोई भी परवाह नहीं है, मुझे वो कोई चिंता नहीं है, लेकिन मुझे चिंता उस हर कैटेगरी की रहती है जो कुछ जॉब कर रही है, कुछ घर में काम कर रही है, कुछ अपने बच्चों को देख रही है, कुछ अपनी फैमिली को देख रही है, ठीक है। तो उन सब के समय को मैं ध्यान में रखते हुए मैं एक क्वेश्चन पे उतना ही समय दे रही हूँ जितना बनता है। रही सवाल हमारे नॉर्मल टॉक की, तो वो हम कभी भी बातचीत लाइव सेशन में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम केवल काम की बात करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है हम वो समझेंगे, ढूंढना कैसे है वो समझेंगे, आंसर क्या है वो समझेंगे, ट्रिक क्या निकल सकती है वो समझेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि जल्दी जल्दी मैम करवा रही हैं। ऑलराइट, चलो सबसे पहले डियर यहाँ देखो, व्हेन शी स्टूड फर्स्ट, ठीक है। ये स्टूड जो होती है डियर, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ये भी आप फ्री का ज्ञान ले लो, स्टैंड स्टूड वाला, ठीक है। तो ये सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस का एग्जांपल है। व्हेन शी स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास शी वाज द हैप्पियर गर्ल इन आवर नेबरहुड, ठीक है डियर। चलो अब सबसे पहले मैं इसको पढ़ती हूँ ऑप्शन वाइज, क्योंकि मुझे ये तो पता नहीं कि कहाँ एरर है कहाँ नहीं है। मैं ऑप्शन से आंसर ढूंढने का प्रयास करती हूँ। लाइक पहला ऑप्शन है इन आर नेबरहुड, तो डियर मुझे इन आर नेबरहुड में कोई भी गड़बड़ी स्पेलिंग में या कुछ भी ऐसा मुझे दिख नहीं रहा, ठीक है। फर्स्ट इन हर क्लास, फर्स्ट इन हर क्लास मतलब उसकी क्लास में पहली, तो मुझे इसमें भी कोई ऐसी गड़बड़ी एज सच नहीं दिख रही, स्पेलिंग सही है, सब कुछ सही है। व्हेन शी स्टूड, ये भी सही है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट के बाद कुछ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रही है तो सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा सकते हो आप, है ना, नहीं तो फिर शी के बाद कुछ ना कुछ तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए थी। तो ये भी एकदम मुझे सही लग रहा है, क्योंकि पास्ट सिंपल में सीधा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है। लेकिन अगर मैं फोर्थ ऑप्शन की तरफ बढ़ूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मेरा आंसर होगा, लेकिन वो भी मैं बताऊंगी कि ये क्यों आपका आंसर होगा। देखो डियर, जो भी दा होता है वो कभी भी ईआर वाली फॉर्म में नहीं लगता। दा का प्रयोग हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में होता है, यानी कि वो जो ईएसटी पे ख़त्म होता है। अगर यहाँ पे हैप्पीएस्ट होता तो ये दा सही होता, ठीक है। सो द एरर इज द हैप्पियर, यहाँ द हैप्पियर होने की बजाय द हैप्पीएस्ट होना चाहिए था, सुपरलेटिव डिग्री। ऑलराइट, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, इसी में एरर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ क्लॉज फॉर द गिवन सेंटेंस। डियर, आपको एक सेंटेंस दिया गया है और आपको 4 में से एक ऑप्शन ढूंढना है जिसका क्लॉज इस सेंटेंस के साथ मैच हो जाए। द सेलर्स वेटेड, सेलर का मतलब आपको पता ही है, ठीक है। सेलर्स कौन होते हैं? वही नाविक जो होते हैं, ठीक है, जो ये अपना पानी वानी में जो करते हैं ना काम, सेलर्स, ठीक है। द सेलर्स वेटेड डैश अंटिल द स्टॉर्म हैड पास, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। ऑलराइट, स्पेलिंग देख लो, बहुत सी बार स्पेलिंग वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं
और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार स्टॉर्म की स्पेलिंग में STAURM था, STORM था, ये क्या था। ठीक है, तो जब भी कुछ भी सेंटेंस पढ़ते हो तो एक काम फ्री का ये भी कर लिया करो आप लोग कि आप उस सेंटेंस में आने वाली छोटी छोटी स्पेलिंग्स को देख लिया करो। वैसे स्पेलिंग पढ़ने किसी के पास समय नहीं रहता, लेकिन अगर हम कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं, कोई लाइन पढ़ रहे हैं, तो हमें स्पेलिंग देखने में क्या जा रहा है। चलो, द सेलर्स वेटेड, भाई सेलर्स ने वेट किया, किस चीज़ का वेट किया, अंटिल द स्टॉर्म हैड पास्ड, व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, ठीक है, आफ्टर द स्टॉर्म हैज़ पास्ड, दैट द स्टॉर्म टू पास। भाई उन्होंने इंतज़ार किया था, सेलर्स ने, ठीक है, सेलर्स ने किस चीज़ का इंतज़ार किया था कि जो तूफ़ान है वो गुजर जाए। तो जब तक तूफ़ान ना गुजरे तब तक उन्होंने इंतज़ार किया। सो अंटिल इसका आंसर होगा, अंटिल। ठीक है, एंड सेलर्स अवेटेड, द सेलर्स वेटेड अंटिल द स्टॉर्म हैड पास्ड। व्हेन नहीं आएगा डियर, व्हेन जब के लिए होता है, आफ्टर बाद के लिए होता है, दैट की के लिए होता है। तो इसमें ये बताया गया है कि उन्होंने कब तक इंतज़ार किया, जब तक कि आपका जो तूफ़ान है वो पास हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज़ अप्रोप्रिएट आर्टिकल, मेरा फेवरेट टॉपिक होता है हमेशा आर्टिकल, क्योंकि दिखता सिंपल है पर होता नहीं है। चलो डियर, आर्टिकल ढूंढना है, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन। इन डैश मार्केट आई फाउंड डैश बैगर इन टैटर्ड क्लॉथ्स लाइंग ऑन डैश रोड साइड। ठीक है भाई, मार्केट में एक भिखारी मिला, टैटर्ड का मतलब होता है फटे हुए कपड़े पहना हुआ था और रोड के किनारे लेटा हुआ था। चलिए, अब आपको ये बताना है कि कहाँ पे क्या लगना है। तो सबसे पहले ये देखो कि कौन सा ऑप्शन गलत है। डियर, इनमें से किसी में भी ए एन दा का साउंड नहीं आ रहा है। तो पहले तो जिसमें भी एन आ रहा है तो हम एन वाला जो है वो हटा देंगे, क्योंकि ए ई आई ओ यू वाले जो आवाज़ करते हैं, जिनकी आवाज़ ए ई आई ओ यू में आती है, हम उसके साथ एन लगाते हैं। अगर किसी भी शब्द को बोलने पर उसमें ए ई आई ओ यू का साउंड आता है तो ही वहाँ पर एन आता है। स्पेलिंग से कोई लेना देना नहीं होता, साउंड मेन होता है। ठीक है, अगर साउंड जो है वो ए ई आई ओ या फिर यू का आता है तो ही आर्टिकल एन लगता है, अदरवाइज नहीं लगता। तो मार्केट बोलो, बैगर बोलो, रोड साइड बोलो, एन तो किसी में नहीं आ रहा, तो सीधा आंसर मिल गया। इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, कुछ भी लॉजिक नहीं लगाया, बस ये देखा कि एन ना मार्केट के साथ आएगा, एन बैगर के साथ ना आएगा, ना ही रोड साइड के साथ आएगा। तो जिस जिस ऑप्शन में एन था उसको हटा दिया। सो हमारा सही आंसर जो ऑप्शन नंबर 2 निकल के आ गया। चलो नेक्स्ट, चूज द एप्रोप्रिएट कंजक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस। शी वॉज टेकन टू द डॉक्टर एट वंस, टेकन का मतलब ले जाएगा उसको डॉक्टर के पास, डैश हर कंडीशन वर्सन डैश शी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड। डियर, कंजंक्शन का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, कि एक बात से दूसरी बात का मीनिंग निकल सके। तो आप ये देखो कि शी वॉज टेकन टू द डॉक्टर एट वंस डैश हर कंडीशन वर्स्ट। ठीक है, अब आप इसमें बट नहीं लगा सकते, देन नहीं लगा सकते, हाउएवर नहीं लगा सकते, वेदर नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते? ठीक है, बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन आपको इस बात की समझ होनी चाहिए कि जो अगला वाला जो कनेक्टिंग सेंटेंस है वो उसके साथ जस्टिफाई होगा या नहीं। ठीक है, तो एक काम करो, अगर आपको आगे वाले सेंटेंस में कन्फ्यूजन हो रहा है कि अरे हम वेदर लगाएं, बट लगाएं, देन के हाउएवर, तो आप पीछे वाले सेंटेंस को कोशिश करो जोड़ने की कि इफ़ शी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, दो शी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड एंड शी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड। आपको दोनों सेंटेंस में से कोई भी एक को पकड़ लेना है और एक ना एक सेंटेंस तो आपको बड़ी अपने तौर पे आंसर दे देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाऊँ तो मुझे ये पता चल रहा है कि उसको एक बार अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और उसकी जो हालत थी वो बहुत बुरी थी, मतलब उसको कभी अस्पताल में भर्ती करवाया होगा। ठीक है, एंड शी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड मतलब शी वॉज टेकन टू द डॉक्टर एट वंस, हाउएवर हर कंडीशन वर्सन्ड एंड शी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड। ठीक है, देखो डियर, इफ का मतलब होता है यदि, दो का मतलब होता है हालांकि। अब आप हालांकि और यदि दोनों यहाँ लगा के देखो, यदि शी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड मतलब अगर हॉस्पिटलाइज्ड होगी तो हालत ख़राब हो जाएगी, हालांकि हॉस्पिटलाइज्ड है हालत ख़राब हो जाएगी। तो डियर, ये दोनों ही जो जा रहे हैं, ये जैसे दो के पहले बट लग रहा है,
तो अगर मैं ये वाला ऑप्शन लेती भी हूँ पीछे वाले को देख के चलो 2, हालांकि वो भर्ती थी फिर भी उसकी हालत ख़राब हो गई, तो मुझे यहाँ पे फिर मजबूरन यहाँ पे क्या बनना पड़ेगा, बट। अब आप मुझे बताओ कि क्या इस सेंटेंस के साथ बट सूट कर रहा है, लेकिन हर नहीं जम रहा। तो इसीलिए सिंपली हमको दोनों ऑप्शंस को देखना है, एक फिट हो रहा है ठीक है, लेकिन दूसरा फिट होना भी उतना ज़रूरी है। सो अवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट। Choose the appropriate form of the verb that agrees with the subject in given sentence। भाई आपको इस सेंटेंस में एक बढ़िया वर्ब की फॉर्म को यूज़ करना है जो यहाँ अच्छे तरीके से सेट हो जाए। Neither food nor water dash to be found there। Neither nor का मतलब होता है ना कि ना ही, ठीक है, ना तो खाना मिला ना ही पानी वहाँ मिला। अब देखो डियर, neither food nor water, ठीक है, अब इसके साथ क्या लगाओगे, तो इसके साथ आएगा ऑप्शन नंबर 4। क्यों मैम 4 क्यों आएगा, आर क्यों नहीं आएगा, आर इसलिए नहीं आएगा माय डियर क्योंकि फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड लगी है और आर तो प्रेजेंट में आता है, और ये जो फाउंड शब्द है माय डियर ये पास्ट को डिनोट करता है, तो इसे हटा दो, इसे हटा दो, ये तो भैया पिक्चर में किसी कीमत पे नहीं आएगा, बचा क्या, वॉज बचा। मैम यहाँ वॉज क्यों लग रहा है, यहाँ एक तो फूड है एक वाटर है, दो जन हैं, आपने वॉज क्यों लगाया। डियर नाइदर नॉर या ईदर और होते हैं, तो जो भी अपन हेल्पिंग वर्ब साथ में यूज़ करते हैं वो सिंगुलर वाली करते हैं, ठीक है, प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब इन दो में यूज़ नहीं होती है। चूज द ऑप्शन दैट परफॉर्म्स द सेंटेंस इनटू अदर वॉइस। भैया फिर से एक एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आ गया है डियर। पीईबी में बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो वॉइस के पूछे जाते हैं, और जो बड़े एग्जाम्स होते हैं डियर वो तो फिर वॉइस के बिना पेपर बनाते ही नहीं हैं, ठीक है। डिटेल क्लास एप्लीकेशन पे लेती हूँ, एक एक सब्जेक्ट की बाल की खाल निकालती हूँ, इसलिए घबराओ मत। कोई भी डाउट अगर आता है तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है हर स्लाइड में, व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, डाउट आता है पूछ लो, किसी किताब में डाउट आता है फ़ोटो खींच के आप व्हाट्सएप कर दो, और थोड़ा सा वेट करो हमारे रिप्लाई आने का, हम आपको ज़रूर आंसर करेंगे, ठीक है। चलो, द प्रिजनर रॉट अ लेटर टू हिज वाइफ एवरी वीक। डियर प्रिजनर मतलब कैदी होता है, राइट की सेकंड फॉर्म रॉट है, तो यहीं से पहचान जाओ कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट सिंपल को प्रदर्शित कर रहा है, ये पास्ट सिंपल है क्योंकि वर्ब की जो है वो डियर सेकंड फॉर्म यहाँ दी गई है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल में आती है। अब अगर आपने पास्ट सिंपल का सेंटेंस दिया है तो इसमें वॉज या वर आएगा, ठीक है, वॉज या वर इसमें आएगा। तो सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर 3 को हटा दो क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में हेड लग रहा है, ना तो वाज है ना फिर वर है, ठीक है। चलो, अब दूसरी बात ये देखते हैं कि क्या यहाँ पे वर आएगा या वाज आएगा। देखो डियर, अ लेटर टू हिज वाइफ, अगर अपन सिर्फ लेटर को ले जाते हैं, देखो लेटर्स तो अपन कर ही नहीं सकते क्योंकि पिक्चर में ही नहीं दिया लेटर्स, तो ऑप्शन नंबर 4 तुमने बिना बात में गलत पकड़ा दिया क्योंकि यहाँ तो ए लेटर है, ठीक है, ए लेटर है, तो ये दोनों तो पिक्चर से बिल्कुल आउट हो गए, यहाँ पे उन्होंने लेटर का लेटर्स कर दिया बिना बात में, गलत है। अब ये देखो कि अब ए या फिर बी। देखो डियर, जो बीइंग होता है ये बीइंग ये कब आता, जब ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कंटिन्यूस का होता, ठीक है। अगर ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस का होता तो जब मैं इसका पैसिव बनाती तब मैं वाज के साथ बीइंग लगाती, लेकिन ये सेंटेंस पास्ट सिंपल का है, इसलिए मेरा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, सिर्फ मैं वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करूंगी। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। पोलियो इज अ डिसीज। भैया प्रपोजिशंस यूज करने हैं, बड़े ध्यान से करना। पोलियो इज अ डिसीज कॉज्ड डैश अ वायरस दैट इन्वेड्स द नर्वस सिस्टम डैश ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड कैन कॉज पैरालिसिस डैश 2 आवर्स, ठीक है। डियर ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनना क्योंकि इसमें एक नहीं दो नहीं 3 प्रपोजिशन अपन को यूज़ करनी है, ठीक है। प्रपोजिशन जो होती हैं बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं, लेकिन अपन कोशिश करेंगे कि उनको सिंपल फॉर्म में देख सकें। तो पोलियो डिसीज़ का मतलब होता है बीमारी। पोलियो एक बीमारी है डियर जो किसके कारण होती है, वायरस के कारण होती है। तो चलो एक वही करते हैं कि कौन सा ऑप्शन से अपन आंसर निकाल सकते हैं, फर्स्ट वाले से निकाल सकते हैं, सेकंड वाले से निकाल सकते हैं या फिर थर्ड वाले से निकाल सकते हैं। अब फर्स्ट वाला देखो, पोलियो इज अ डिसीज कॉज डैश अ वायरस दैट इन्वेड्स द नर्वस सिस्टम। सेकंड वाले में लिखा है केवल ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है, सिस्टम डैश ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड कैन कॉज पैरालिसिस डैश 2 आवर्स।
अगर मैं 2 आवर्स से शुरू करूँ, थोड़ा सा हेल्प मुझे मिल जाए कि कैन पैरालिसिस फ्रॉम 2 आवर्स, नियर 2 आवर्स, अबाउट 2 आवर्स, इन 2 आवर्स, मतलब वो ये कह रहा है कि मतलब 2 घंटे में पैरालिसिस जो है वो हो सकता है। तो 2 घंटे में के लिए मैं इन लगा सकती हूँ। तो एक बार मैं यहाँ पे इन कोशिश करती हूँ कि हो सकता है यहाँ इन हो। अब मैं सारे सेंटेंस को मर्ज करती हूँ और फिर देखती हूँ कि क्या वाकई में ये ऑप्शन सही जाता है। सो पोलियो इज अ डिसीज कॉज्ड बाय अ वायरस, बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, दैट इन्वेड्स द नर्वस सिस्टम थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड कैन कॉज पैरालिसिस इन 2 आवर्स। सिर्फ मेरे एक सेंटेंस ने मेरा काम बना दिया, क्योंकि डियर ऑन ए वायरस होता नहीं है, ऑन वायरस होता नहीं है, हटाओ हटाओ एट वायरस होता नहीं है, बाय वायरस होता है। सो बिना कुछ सोचे समझे अवर आंसर इज फोर्थ, बाय थ्रू एंड इन। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को जब भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन मिले जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हो, तो किसी भी एक ब्लैंक को पकड़ लो, किसी एक ब्लैंक से कोशिश करो आंसर को सेट करने की, और फिर ऐसा नहीं कि उसमें सेट हो जाए तो बिल्कुल मज़े हो जाए, नहीं, फिर जो रिमेनिंग 2 बचते हैं, रिमेनिंग 3 या रिमेनिंग 1 जो भी बचता है डियर, फिर उसको भी जस्टिफाई होना ज़रूरी है। लेकिन ये एक ट्रिक होती है कि अपन शुरू से पढ़ते हैं क्वेश्चन, लेकिन अपन को जो ब्लैंक अपन को लगता है कि यार ये हमारी कमांड वाला है, तो उसी से आंसर अपन को करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट फिल्स इन द सेंटेंस, मतलब अपन को एक सेंटेंस दिया है और इस सेंटेंस में अपन को बेस्ट सुटेबल जो भी ऑप्शन लगता है वो भरना है। माई सैलरी इज़ हाई बट योर इज़ हायर, माई सैलरी इजंट डैश। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, माई सैलरी इज़ हाई, मतलब मेरी जो तनख्वाह है वो क्या है, हाई है, बट योर इज़ हायर, लेकिन तुम्हारी थोड़ी और ज़्यादा है। सो माई सैलरी इजंट, अब वो ये कहीं ना कहीं तुलना बता रहा है। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, तुलना वाला है, चलो तो क्या होगा इसका आंसर, इसका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही, क्योंकि जब मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी हम इस तरह की तुलना करते हैं तो हम एज वाला वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, एज सेम एज योर्स, एज सेम एज आर्स। ठीक है, एज तो एज हाई एज योर्स करेंगे। माई सैलरी हाई बट योर इज़ हायर, माई सैलरी इजंट एज हाई एज यू आर। तो जब भी इस तरह की तुलना वाला कुछ भी बताना होगा तो एज के साथ बताएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2, 3 एंड 4 में कहीं भी एज नहीं लगा हुआ है, इसलिए अवर आंसर इज एज हाई एज योर्स। ऑलराइट, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस, हैव एवरीबॉडी रिटर्न आफ्टर प्लेइंग फुटबॉल। एरर बताना है भाई, तो इसमें एरर क्या है, इसमें एरर ढूंढना है। चलो, फुटबॉल तो कभी भी एरर नहीं हो सकता है, फुटबॉल इज नॉट एरर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हैव एवरीबॉडी, हैव एवरीबॉडी कभी ऑप्शन नहीं हो सकता। तीसरा जो है आफ्टर प्लेइंग, आफ्टर प्लेइंग में क्या एरर दिख रहा है, फोर्थ है रिटर्न। तो केवल स्पेलिंग्स जो है वो एरर नहीं हो सकते, और नॉर्मली स्पेलिंग्स जो है वो एरर नहीं हो सकते। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ग्रामेटिकली लोचा है। जब भी कोई भी बड़ी वाला सेंटेंस मिलेगा, एवरीबॉडी, समबडी, ठीक है, एनीबडी, तो ये बड़ी वाले जो भी वर्ड्स आते हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिए जाते हैं। इनके साथ कभी भी वो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है जो प्लूरल में आती है। तो इसलिए अपन को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने भी बड़ी वाले आपको मिलते हैं तो आपको उन बड़ी वाले के साथ सिंगुलर फॉर्म यूज़ करनी है। सिंगुलर फॉर्म में क्या होता है, जैसे कि हैज़ लगा दो, वॉज लगा दो, इज़ लगा दो, लेकिन ये हैव इसमें नहीं आएगा, बिकॉज हैव जो होता है वो प्लूरल फॉर्म में जाता है। तो एवरीबडी, समबडी, नोबडी, जितने भी बड़ी वाले आपको दिखते हैं ये वर्ड्स जिनके पीछे बड़ी आता है, तो बड़ी वालों को हमेशा सिंगुलर का ट्रीटमेंट देना है। और हैव जो होता है डियर वो सिंगुलर के साथ नहीं प्लूरल के साथ आता है। अगर यह हैज़ लगा होता तो ये सही होता। सो द एरर इज हैव नहीं आएगा, यहाँ पर हैज़ आएगा। ओके, चलो इसके बाद 39 में देखो, चूज द ऑप्शन द बेस्ट फिल इन द सेंटेंस। डियर आपको इस सेंटेंस में एक परफेक्ट ऑप्शन चुन के बताना है। आई एम वेरी लेट, आई मस्ट रीच देयर डैश आई कैन। ठीक है, वो लेट हो चुका है, उसे यहाँ पहुँचना चाहिए था, ऐसा वो कहना चाहता है। आई मस्ट रीच देयर डैश आई कैन। अब अपन को यह बताना है कि ऑप्शन क्या आएगा, तो फिर से वही कंपैरिजन वाली बात आई है, एज फास्ट एज आई कैन, जितना जल्दी हो सकता है मुझे यहाँ मैं आ सकता था या मुझे आना चाहिए था। ठीक है, तो जब भी इस तरह की तुलना आप करोगे आपको हमेशा एज का यूज़ करना है। फास्टेस्ट तो आ ही नहीं सकता है डियर, क्योंकि यहाँ पे द नहीं लिखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, चूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर गिवन सेंटेंस। द रेलवे लाइन्स क्रॉस डैश पाथ ऑफ डैश विलेजर्स एट डैश जंक्शन। ठीक है,
यहाँ पे मुझे एन वाला साउंड किसी में से भी नहीं आ रहा है, तो जिन जिन ऑप्शन में एन दिया हुआ है पहले मैं उन्हें रिमूव कर देती हूँ। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो बिना बात में आंसर फ्री फंड में निकल के आ गया है द ए, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्योंकि डियर देखो एन का यूज़ हम कर ही नहीं सकते ना तो पाथ में ए ई आई ओ यू की आवाज़ आती है, ना विलेजर में ए ई आई ओ यू की आवाज़ आती है, ना जंक्शन में आती है, तो अपना आंसर जो है वो बिना बात में सीधा बन के आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये आज का प्रैक्टिस सेशन था। अगला प्रैक्टिस सेशन जो होगा उसमें और क्वेश्चंस रहेंगे और चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो जितने भी लोगों ने चैनल पे आज पहली बार विजिट किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अगली क्लास के लिए वेट कीजिए, ठीक है, और इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।